हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी रीड करने में, वो एक बार उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, व्हाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution। जो HCl होते हैं, HNO3 होते हैं, वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हमें एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। देखो, जब हम HCl, HNO3 या फिर इनके अलावा कोई भी एसिड्स लेते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हमें एक आयन देते हैं जो कि H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव बोल लो या फिर H3O, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और H आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर डिसोसिएशन होने के बाद OH नेगेटिव रिलीज होगा तो वो हमारा बेसिक के अंदर आएगा। अगर H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स को बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, when HCl and HNO3 dissolve in water, it dissociate into cation and anion, where cation is H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। ठीक है, which shows the acidic character। ये दोनों क्या शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। इनका डिसोसिएशन करेंगे तो जो HCl होगा वो हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, और जो HNO3 है, HNO3, ये हमें H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव देगा। अब देखो, यहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं, या तो H पॉजिटिव लिख लो या तो H3O पॉजिटिव लिख लो। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? ओके, अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड जाता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करने लगता है। कोई भी एसिड है या फिर कोई भी बेस है, कोई भी सॉल्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करने लग जाता है। इसमें क्या होगा, when aqueous solution of an acid, when any acid dissolve in water। जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वो aqueous solution बनाएगा। when any acid dissolve in water, it produce ions। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस। आयंस कौन कौन से होते हैं, या तो आयंस के अंदर आता है हमारा कैटायन और एनायन। ठीक है, विच प्रोड्यूस आयंस, एंड आयंस इज एंड आयंस हैव एबिलिटी, एंड आयंस हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस के पास एबिलिटी होती है, चार्ज के पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। क्या लिखा है हमने, when any acid dissolve in water it produce ions। H पॉजिटिव आयंस अभी हमने देखा था, जो कि कैटायन आयन दोनों प्रोड्यूस करता है, और आयंस के पास एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई
That's why aqueous A है. That's why aqueous solution of an acid conduct electricity कोई भी aqueous HCl है, H2SO4 ले लेते, चलो हमारे पास aqueous H2SO4 है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, अपने कैटायन और एनायंस में ब्रेक हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो ये इस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? हमें पता है कि जो HCl होता है वो एक एसिडिक है, और एसिडिक या फिर बेसिक किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा. जो एसिड होता है, कोई भी एसिड है, वो क्या हो जाएगा, वो होता है ब्लू टू रेड, ठीक है. एसिड ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेस है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इसमें क्वेश्चन है, हमारे पास ड्राई HCl है, उसने कोई भी कलर क्या नहीं हुआ, यहाँ पे नो कलर चेंज, यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ. इसके पीछे का क्या रीजन है, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब हमने उसमें क्या देखा था कि जो प्योर HCl होते हैं या फिर प्योर कोई भी एसिड हो गया, प्योर बेस हो गया, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं. यहाँ पे जो ड्राई HCl है इसके साथ कुछ भी मिला हुआ नहीं है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन से नहीं देगा, जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं होगा. वहीं अगर ड्राई HCl की जगह एक्वस HCl होता तो वहां पे लिटमस पेपर अपना कलर शो करता, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई HCl gas not change the color of the dry litmus paper because it not produce H plus ions और H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो ड्राई HCl है उसने क्या प्रोड्यूस नहीं किया, H आयंस, या फिर इसकी जगह हम H3O आयंस, सीधी सी बात है, हाइड्रोनियम आयन, उसने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं किया, अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं हुआ. क्लियर है, ठीक है. इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था. फोर्थ क्वेश्चन है, why diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास में. क्या कह रहे हैं कि हमें एसिड, जैसे हमने एक बीकर में या फिर कोई भी टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं. ये हमारे पास एक बीकर है और हमारे पास ये दूसरा बीकर है. एक बीकर में यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, मेंशन किया है एसिड ने, और एक बीकर में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है. और अब इस बीकर में हम डाल रहे हैं इस बीकर में हम डाल रहे हैं वाटर, और इस बीकर में हम डालेंगे एसिड. ये दो चीजें हैं.
पहले से हमारे पास दो बीकर है, एक में एसिड रखा हुआ है, एक में वाटर रखा हुआ है। जिसमें एसिड रखा हुआ है उसमें हम वाटर डालेंगे और जिसमें वाटर रखा हुआ है उसमें हम एसिड डालेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। वो कह रहे हैं कि हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, ना कि वाटर टू द एसिड। ठीक है, हमें एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, देखो, जब हम फर्स्ट केस लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। पहले से ही एसिड है इसके अंदर, यानी कि हम HCl मान लें, यहाँ पे HCl है। ओके, अब इस HCl में हम डाल रहे हैं वाटर डालेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही हमने एसिड में पानी को डाला, बॉन्ड टूटता है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर पानी डालेंगे, सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और जो बीकर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इवन वो बीकर फट भी सकता है। ठीक है, और इतनी तेज गैस निकलेगी कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, इतनी तेज हीट निकलेगी तो हम जल भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हमें कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। अब देखो होगा क्या, हम पानी में एसिड डाल सकते हैं, ये वाटर है H2O, इसके अंदर हमने एसिड डाला, तो पहले एक बूंद हम एसिड डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो हीट रिलीज होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी होती है हीट को एब्जॉर्ब करना, लेटेंट हीट। ठीक है, तो वाटर ने क्या किया, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाएंगे तो वाटर क्या करेगा, धीरे 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 उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा। और जो एक एक ड्रॉप हम एसिड डाल रहे हैं, अब एक एक ड्रॉप एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा उसकी वजह से जो वाटर है वो हीट हो रहा है। बट पहले केस में क्या था, अगर हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर भी डालेंगे तो एक साथ बहुत सारे HCl के बॉन्ड ब्रेक होंगे। वहां पे क्या हो रहा है, एक एक ड्रॉप HCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस केस में क्या था, एक साथ बहुत बहुत सारे एसिड्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो अचानक से हीट बढ़ जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जो बीकर है वो फट सकता है। क्लियर है, इसी वजह से ये वाली रिएक्शन हम नहीं कर सकते हैं, हम इसको प्रिफर करते हैं। ओके, इतना समझ आया। हम क्या करेंगे, हम इसमें ये लिख सकते हैं, when water when water is added to acid, it is highly exothermic. It is highly exothermic and it cause us harm and beaker maybe get break. That's why we should not add water in acid. Instead of that we can add acid drop by drop in water. That's why instead of that we can add acid drop by drop in water. Okay, पहला वाला रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक था इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। सेकेंड रिएक्शन ये वाली हम कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन
डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। मान लो कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में हमने 500 ml वाटर लिया है। अब उस 500 वाटर में हमारे पास कुछ H+ या फिर इसकी जगह हम H3O इतने आयंस हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही हम उसको और डाइल्यूट कर देंगे, हमने उसमें और पानी डाला, तो इसमें क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो तो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ये वही वाली बात हो गई। देखो 500 ml वाटर है और इसमें हमने लिया है 100 ग्राम शुगर। तो अभी तो सब अच्छा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पानी का कंसंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, ठीक है, पानी हमने बढ़ा दिया, वाटर हमने 100 ml कर दिया और अभी भी शुगर हमारे पास 100 ग्राम ही है। तो बताओ क्या इतने पानी में जैसे हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करने से शुगर के जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगी, शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वैसे ही जब हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगा आयंस का, H3O पॉजिटिव आयंस का, वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हाउ इट्स अफेक्ट, तो ये हो जाएगा व्हेन वी इंक्रीज और व्हेन वी डू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की बात करें, व्हेन वी डू डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, हेंस एसिडिटी ऑल्सो डिक्रीज। एसिडिटी भी कम हो जाएगी जब वैल्यू कम हो जाएगी तो, क्योंकि एसिडिटी अगर ज्यादा H+ आयंस है हमारे पास तो एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो एसिडिक कैरेक्टर भी हमारा कम हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये। When we do dilution, the concentration of hydronium ion decrease per unit volume, hence the acidity also decrease। ये decrease का साइन है या फिर decrease। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th लास्ट क्वेश्चन है, how is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, how is the concentration of sodium hydroxide affected when excess of base, ये ऑलरेडी बेस है, ठीक है, इस बेस में हमने और बेस मिलाया तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो OH का जो आयंस है, जो OH आयंस है हमारे पास वो ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, when excess base is dissolved, when excess base is dissolved, the ions of, or when excess base is dissolved, the concentration of हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH आयंस इंक्रीज, हेंस अब OH आयंस इंक्रीज होगा तो इसका क्या मतलब है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हेंस बेसिसिटी इंक्रीज। OH आयंस थे उसमें और हमने OH आयंस इंक्रीज कर दिया है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया OH आयंस का, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, जो OH आयंस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक कैरेक्टर्स को, तो अगर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ओके, क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हमने टोटल 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी कल की क्लास से हम
अपना पीएच स्टार्ट करेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।